ये कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहां इंसान और मुख्तलिफ मखलूक़ात जैसे वैम्पायर, वेयरवुल्फ, जादूगरनियां और दीगर सुपरनैचुरल हस्तियां एक साथ रहती हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान उनसे फासला रखना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें आउटकास्ट कहा जाता है। कहानी का आगाज एक आम स्कूल से होता है जहां मरकजी किरदार वेंसडे आगे बढ़ती हुई पूरे तालीमी निज़ाम को दिल ही दिल में कोस रही होती है। वो इंतहाई ज़हीन है मगर सर्द दिल और बेएहसास। अपने अजीबो-गरीब रवैये और गैर मामूली शक्ल की वजह से सब उसे एक अजीब लड़की समझते हैं। अचानक वेंसडे को अपने छोटे भाई की आवाज़ लॉकर के अंदर से सुनाई देती है। कुछ शरारती लड़कों ने उसे धक्के देकर लॉकर में बंद कर दिया था, मगर वो नहीं जानता कि वो कौन थे। जैसे ही वेंसडे उसे आज़ाद करती है और रस्सी खोलने के लिए छूती है, अचानक एक विजन आता है। वो बिल्कुल देख लेती है कि उसे किसने तंग किया था। पिछले कुछ दिनों से जब भी वो किसी चीज़ या इंसान को छूती है, उसे विजन आते हैं। इनके जरिए वो माजी, हाल और मुस्तकबिल की झलक देख सकती है, मगर उसने ये राज सबसे छुपा कर रखा है। बदला लेने के लिए वेंसडे गुस्से में स्विमिंग पूल की तरफ जाती है जहाँ वो लड़के नहा रहे होते हैं। जैसे ही वो उसे देखते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें खबर नहीं होती कि वो उन पर एक दर्दनाक मजाक करने वाली है। बगैर हिचकिचाहट के वेंसडे खून के प्यासे पिरहाना मछलियां पूल में छोड़ देती है। मछलियां फौरन हमला करती हैं और लड़कों के पीछे के हिस्से चबाती हैं। उनकी तकलीफ देखकर वेंसडे के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है, मगर उसके अमल के नताइज निकलते हैं और पिराना वाकये की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वेंसडे के वालिदैन उसे नेवरमोर एकेडमी में दाखिल करवाते हैं। दूसरे इदारों के बरक्स ये एकेडमी सिर्फ आउटकास्ट बच्चों के लिए है, लेकिन वेंसडे इस फैसले से नाखुश है। उसे यकीन है कि ये एकेडमी भी बाकी स्कूलों की तरह बेकार ही होगी। दरियासना एक आदमी एकेडमी से कुछ फासले पर टैक्सी से उतरता है। टैक्सी ड्राइवर उसे आउटकास्ट के बारे में खबरदार करने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है कि वो पहले भी एक आउटकास्ट के साथ रह चुका है और उनसे नहीं डरता। ये कहकर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। उसका रास्ता नेवरमोर एकेडमी के करीब जंगल से गुजरता है। कुछ देर चलने के बाद वो आराम करने रुकता है, मगर अचानक एक नामालूम मखलूक हमला करके उसे मार देती है। इधर वेंसडे अपने वालिदैन के साथ नेवरमोर एकेडमी के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी होती है। प्रिंसिपल बताती है कि वो और वेंसडे की माँ स्कूल के जमाने में रूममेट थी। जवाब में वेंसडे तंजिया अंदाज में पूछती है कि माँ के साथ रहने के बाद भी प्रिंसिपल का दिमागी तवाज़ुन कैसे कायम रही। खुशकिस्मती से प्रिंसिपल इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। पिरहाना वाक़ये के बाद अदालत ने वेंसडे को नफ्सियाती इलाज कराने का हुक्म दिया था। प्रिंसिपल बताती है कि एकेडमी का एक मुकर्ररा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वैलेरी किनबॉट, जो करीबी शहर जेरिको में प्रैक्टिस करती हैं, वेंसडे को हफ्ते में 2 बार थेरेपी सेशंस के लिए वहां ले जाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसके कमरे में ले जाती है और उसका तारुफ उसकी रूममेट इनेट से करवाती है। इनेट की शख्सियत वेंसडे की बिल्कुल उलट है। वो एक प्यारी और खुश मिजाज लड़की है जिसने कमरे को मुख्तलिफ चमकदार रंगों से सजा रखा है, मगर वेंसडे को रंगों से नफरत है और रंग बिरंगे कमरे को देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। इसके बाद इनेट वेंसडे को स्कूल का टूर करवाती है। वो बताती है कि यहाँ पढ़ने वाले आउटकास्ट तालिबे इल्म 4 बड़े ग्रुप्स में तकसीम हैं: वैम्पायर, वेयरवुल्फ, सायरन और गोर्गन। सायरन अपनी आवाज़ से दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि गोर्गन किसी को भी पत्थर बना सकते हैं। इनेट ये भी बताती है कि वो खुद एक वेयरवुल्फ है। अगरचे स्कूल में दूसरे आउटकास्ट भी हैं, मगर ज़्यादातर इन्हीं 4 ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ देर बाद वेंसडे के वालिदैन अलविदा कहते हैं। जाने से पहले उसकी माँ खबरदार करती है कि भागने की कोशिश भी न सोचना। जवाब में वेंसडे बदतमीज़ी से कहती है कि वो ज़रूर भागेगी और शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। जाने से पहले वालिदैन उस पर नज़र रखने के लिए एक ख़ास निगरान मुकर्रर करते हैं। थिंग एक बेजिस्म हाथ जो उनके ख़ानदान का रुकन जैसा है। उधर जंगल में पुलिस उसी आदमी की लाश दरियाफ्त करती है जो शुरू में टैक्सी से उतरा था। उसकी लाश बुरी तरह मसक शुदा है, आज़ा बिखरे हुए हैं और कुछ गायब भी। इससे पहले इलाके में 2 इसी तरह के कत्ल हो चुके थे और शेरिफ को ज़बरदस्त शक है कि ये आउटकास्ट का काम है, मगर सबूत न होने की वजह से वो खामोश रहा था। दूसरी तरफ वेंसडे और इनेट की आपसी शख्सियतों की वजह से लड़ाई हो जाती है। इतने में बॉटनी की टीचर वेंसडे से मिलने आती है। वो नेवरमोर में पढ़ाने वाली वाहिद इंसान है। वो दोनों का झगड़ा सुलझाती है और जाने से पहले वेंसडे को एक स्याह फूल वेलकम गिफ्ट में देती है। अगले दिन वेंसडे फेंसिंग प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहां वो बियांका नामी लड़की को पहले से ट्रेनिंग करते देखती है। बियांका एक सायरन है, आवाज़ से दूसरों को कंट्रोल कर सकती है। वो नेवरमोर की सबसे मकबूल तालिबा है और पढ़ाई और इजाफी सरगर्मियों दोनों में सबसे आगे। बियांका एक लड़के रोवन को फेंसिंग में हराती है और घमंड से पूछती है कि क्या कोई उसे चैलेंज कर सकता है। ये सुनकर वेंसडे आगे बढ़ती है और चैलेंज करती है। मैच शुरू होता है। वेंसडे पहला पॉइंट फौरन ले लेती है। बियांका दूसरा पॉइंट लेती है और तंज करती है कि वो तो बस किस्मत थी। गुस्से में वेंसडे बगैर हेलमेट के आखिरी राउंड लड़ने का चैलेंज देती है।
कायदा ये कि जो पहले खून बहाएगा हार जाएगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, मगर आखिर में बियांका वेंसडे के माथे पर वार करके खून बहा देती है और जीत जाती है। हारने के बाद वेंसडे मायूस होती है, जख्म पर पट्टी बंधवाकर निकलती है तो अचानक छत से एक भारी पत्थर का गारकोयल मुजस्समा गिरने लगता है। आखिरी लम्हे में जेवियर नाम का लड़का उसे बचा लेता है। जब वेंसडे को होश आता है तो जेवियर उसके पास बैठा होता है। वो शुक्रिया अदा करने के बजाय कहती है कि वो खुद को बचा सकती थी। इधर थिंग पूरा वक्त वेंसडे पर छुपकर नजर रख रहा होता है। रात को डायरी लिखते हुए वेंसडे को थिंग की मौजूदगी का एहसास होता है। वो तेजी से इसे पकड़ती है और उंगलियां काटने की धमकी लेती है। फिर कहती है कि अगर उंगलियां सलामत रखनी है तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। डरकर थिंग मान जाता है। वेंसडे स्कूल से भागने का खुफिया मंसूबा बना रही होती है और थिंग को भी इसमें शामिल कर लेती है। अगले दिन वो प्रिंसिपल और साइकाइट्रिस्ट के साथ थेरेपी सेशन में जाती है, मगर साइकाइट्रिस्ट की हर कोशिश के बावजूद वेंसडे कुछ नहीं बताती। दरअसल इसके जहन में कुछ और ही होता है। वो अकल से काम लेकर बाथरूम के रास्ते भाग जाती है। कुछ देर बाद वो एक कॉफी शॉप में रुकती है। वहां शेरिफ के बेटे टाइलर से मुलाकात होती है जो वहां काम करता है। वेंसडे कॉफी मांगती है मगर मशीन खराब होती है। मुरम्मत का मैनुअल इटालियन जबान में होता है जो टाइलर नहीं पढ़ सकता, मगर वेंसडे इटालियन जानती है। वो मशीन ठीक कर देती है। बदले में बस स्टैंड तक लिफ्ट मांगती है। टाइलर मान जाता है मगर कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करते हुए कुछ आम इंसानी लड़कों की नज़र वेंसडे के नेवरमोर यूनिफॉर्म पर पड़ती है और वो इसे तंग करना शुरू कर देते हैं। शहर के ज़्यादातर लोग आउटकास्ट को शहर में आते देखना पसंद नहीं करते, मगर वेंसडे तेज़ी से सबको अच्छी तरह सबक सिखाती है। इसी वक्त शेरिफ और प्रिंसिपल पहुंच जाते हैं। वेंसडे के वालिद का नाम गोमस एडम्स सुनकर शेरिफ कहता है कि गोमस को तो कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में होना चाहिए था, मगर दौलत की वजह से आज़ाद घूम रहा है। वो वेंसडे को खबरदार करता है कि वो इस पर कड़ी नज़र रखेगा। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को वापस स्कूल ले आती है। भागने का प्लान नाकाम होने पर वेंसडे रात को अपना सेलो यानी कि वायलिन नहीं बजाकर मूड दुरुस्त करने की कोशिश करती है। उसकी मौसीकी सबको मसहूर कर देती है, मगर उसके अपने जज्बात पर कोई असर नहीं होता। इतने में ईनेड आती है। चूंकि फुल मून है, तमाम वेयरवुल्फ आसमान की तरफ हऊ लगा रहे होते हैं, मगर ईनेड अभी भी नॉर्मल शक्ल में होती है। वेंसडे पूछती है कि वो तब्दील क्यों नहीं हुई। ईनेड बताती है कि वो अभी तक मुकम्मल वेयरवुल्फ नहीं है, अगरचे उसकी माँ यकीन दिलाती है कि एक दिन हो जाएगी। ईनेड को डर है कि अगर कभी ना हुआ तो उसकी कम्युनिटी उसे निकाल देगी और उसे तन्हा जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर बाद थिंग टाइलर के घर जाता है और उसे वेंसडे से वीडियो कॉल पर बात करने पर आमादा करता है। वेंसडे पूछती है कि क्या वो अब भी भागने में मदद करेगा। बदले में इनाम की ऑफर करती है, मगर टाइलर इनकार कर देता है और कहता है कि वो मदद करेगा मगर कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल मुनक्किद होने वाला होता है और वेंसडे इसी दौरान भागने का नया प्लान बनाती है। फेस्टिवल के दिन वो ईनेड के साथ पहुंचती है और सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही मौका मिलता है, प्रिंसिपल को डिस्ट्रैक्ट करके टाइलर के साथ निकलने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में वो गलती से रुआन से टकरा जाती है, वही लड़का जिसे बियांका ने फेंसिंग में हराया था। टकराते ही उसे विजन आता है। रुआन जंगल में भागता हुआ नजर आता है और उसकी मौत दिखाई देती है। परेशान होकर वेंसडे उसे बचाने के लिए पीछे भागती है। इधर जेवियर, वही लड़का जिसने पहले उसे गिरते हुए मुजस्मे से बचाया था, उसे जंगल की तरफ जाते देखकर खुद भी पीछे चल पड़ता है। जंगल में वेंसडे रोवन को रोकती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, मगर रोवन अचानक मुस्कुराता है और उस पर हमला कर देता है। वेंसडे हैरान रह जाती है। फिर रोवन एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेंसडे जैसी लड़की नेवरमोर के जलते हुए इमारत के सामने खड़ी है। वो बताता है कि उसकी माँ को मुस्तकबिल देखने की सलाहियत थी और उसने 24 साल पहले ये ड्राइंग बनाई थी। इस पेशन गोई के मुताबिक वेंसडे ही नेवरमोर को तबाह करेगी। स्कूल को बचाने के लिए रोवन वेंसडे को मारना चाहता था। इससे पहले कि रोवन वेंसडे को मार सके, अचानक एक खौफनाक मॉन्स्टर आता है, रोवन को मार देता है और गायब हो जाता है। अगले सीन में पुलिस जंगल की तलाशी ले रही होती है क्योंकि वेंसडे ने वाकया रिपोर्ट किया था, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता, रोवन की लाश भी नहीं। शरीफ कहता है कि वेंसडे को जरूर वहम हुआ होगा, मगर वो पूरी तरह यकीन रखती है कि जो देखा सच था। वेंसडे शरीफ से अकेले में बात करने की ख्वाहिश करती है। प्रिंसिपल इनकार कर देती है, मगर शरीफ के इसरार पर प्रिंसिपल 5 मिनट देती है। वेंसडे शरीफ को बताती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है जिसने रोवन और दूसरों को मारा है और कोई इन कत्लों को छिपा रहा है। मगर अचानक दरवाज़ा खुलता है और रोवन अंदर आ जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। वेंसडे मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो जाती है। कुछ देर बाद वेंसडे ईनेड से रोवन के बारे में पूछती है। ईनेड बताती है कि वो एक अजीब लड़का था, उसका कोई दोस्त नहीं था, शायद उसके रूममेट एक्जेवियर को कुछ मालूम हो। इस रात अपना नॉवल लिखते हुए वेंसडे को रोवन की पेंटिंग पर एक अजीब अलामत नजर आती है। अगले दिन वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और रोवन से मिलने की ख्वाहिश करती है,
मगर प्रिंसिपल इनकार कर देती है कि रोवन को निकाल दिया गया है और वो आज ही स्कूल छोड़ रहा है। साथ ही वो वेंसडे को हुक्म देती है कि किसी क्लब में ज़रूर शामिल हो जाए। वेंसडे जानती है कि प्रिंसिपल उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। मजबूरन वो मुख्तलिफ क्लबों में जाती है। पहले बियांका के गुलकारी क्लब में जाती है मगर बात नहीं बनती। फिर एक्जेवियर के आर्चरी क्लब में जाती है जहां वो उसे तीरंदाजी सिखाता है। वहां वो रोवन के बारे में पूछती है। एक्जेवियर बताता है कि रोवन पहले भी अजीब था मगर हाल ही में उसका रवैया और ख़राब हो गया था। इसके बाद एक्जेवियर वेंसडे को टाइलर से दूर रहने की वार्निंग देता है। कहता है कि टाइलर और उसके इंसानी दोस्त आउटकास्ट से नफरत करते हैं। वेंसडे इसकी बात नज़रअंदाज करके हवा में एक सेब उछालती है और तीर चला देती है। तीर सेब को चीरता हुआ सीधा टारगेट के बीच में जा लगता है। ये देखकर एक्जेवियर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वेंसडे हमर्स क्लब में जाती है। वहाँ सिर्फ एक लड़का यूजीन तन्हा क्लब चला रहा होता है क्योंकि कोई और कभी शामिल नहीं होता। यूजीन और वेंसडे बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक थिंग आता है और इशारा करता है कि उसके पीछे चले। वेंसडे जाती है और हैरान रह जाती है कि रोवन सामान लेकर स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। हैरानकुन बात यह है कि इस बार वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस करते वेंसडे थिंग को हुक्म देती है कि उसके पीछे लग जाए। जब रोवन स्टेशन पहुंचता है और वॉशरूम में जाता है तो बाहर कोई और आता है। थिंग समझ नहीं पाता कि रोवन अचानक गायब कैसे हो गया। कुछ देर बाद वो शख्स अपनी असली शक्ल में वापस आता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल वीम्स होती है जो शेप शिफ्टिंग की सलाहियत रखती है। थिंग फौरन वेंसडे के पास दौड़ता है और बताता है कि रोवन तो वॉशरूम से भाग गया। बॉटनी क्लास में जेवियर वेंसडे को अपने पास बिठाता है। वो तस्वीरों को जिंदा करने की ताकत रखता है और वेंसडे को मुतासिर करने की कोशिश करता है मगर वो मुतासिर नहीं होती। इधर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ जंगल में तफ्तीश के लिए जा रहा होता है। इधर प्रिंसिपल को मशगूल रखने के लिए वेंसडे ईनेट को हमर्स क्लब भेज देती है और खुद जंगल में रोवन के वाक़े के सुराग ढूंढने निकल जाती है। तलाश करते हुए अचानक कोई उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है। वो टाइलर होता है। टाइलर बताता है कि उसने उसे बचाया क्योंकि उसका बाप शेरिफ गैल्पिन कुत्ते के साथ इलाके की तलाशी ले रहा था। टाइलर तस्लीम करता है कि वो अपने बाप पर छुपकर नजर रख रहा था कि कहीं मॉन्स्टर उस पर हमला न कर दे। शेरिफ के जाने के बाद वेंसडे और टाइलर मिलकर जाए वकुआ की तलाशी लेते हैं। वेंसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। जैसे ही वो इसे छूती है विजन आता है। वो रोवन और जेवियर को शदीद झगड़ते देखती है। रोवन एक नीली किताब से सफ़ा फाड़ रहा होता है मगर ड्राइंग अधूरी होती है। आधा हिस्सा किताब में रह जाता है। जंगल से वापस आते ही वेंसडे उस किताब की तलाश शुरू कर देती है। इतने में बॉटनी टीचर मैरिलिन थॉर्नहिल आती है। वेंसडे उससे ड्राइंग वाली अलामत के बारे में पूछती है। टीचर बताती है कि वो पुरानी तालबा सोसाइटी नाइट शेड्स की अलामत है जो कई साल पहले बंद हो गई थी। जाने से पहले टीचर वेंसडे की क्लास में दिए गए ज़हीन जवाबों की तारीफ करती है और कहती है कि अगर कभी बात करनी हो तो उससे ज़रूर मिलना। टीचर के जाने के बाद वेंसडे नीली किताब की तलाश दोबारा शुरू करती है। वो रोवन के पुराने कमरे जो अब जेवियर का है में तलाशने का फैसला करती है। तलाश करते हुए अचानक जेवियर कमरे में दाखिल होता है। बिल्कुल सही वक्त पर वेंसडे और थिंग छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद बियांका भी कमरे में आ जाती है। बियांका और जेवियर पहले जोड़ा थे मगर बियांका ने एक बार अपनी सायरन पावर जेवियर पर इस्तेमाल की थी। इस वजह से रिश्ता टूट गया मगर बियांका को अब भी जेवियर से मोहब्बत है और वेंसडे में जेवियर की दिलचस्पी देखकर जलती है। वो जेवियर को वेंसडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है मगर उसकी बातें असर नहीं करती। करीब ही छिपी वेंसडे सारी बात सुनती है। बियांका कहती है कि आने वाले पो कप में वो ईनेट को हराकर वेंसडे को रुस्वा करेगी। जब वेंसडे कमरे में वापस आती है तो ईनेट रो रही होती है। वो बताती है कि उसकी टीम की एक लड़की अचानक बीमार हो गई और मुकाबले से बाहर हो गई। वेंसडे को फौरन शक पड़ता है कि ये बियांका का काम है। वो बियांका को सबक सिखाने का फैसला करती है और ईनेट को राजी कर लेती है कि वो उसकी जगह लेगी। अगले दिन पो कप का दिन होता है। नेवरमोर एकेडमी के सबसे मशहूर तालिबा इल्म एडगर एलन पो की याद में सालाना मुकाबला। मुकाबले के 2 हिस्से होते हैं। पहले टीमें दरिया पार कश्तियां चलाती हैं, फिर जंगल में जाकर अपना झंडा लेकर वापस आती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि कोई कायदा नहीं होता। बियांका पिछले 2 साल से पो कप जीत रही है, हर बार घटिया हरबे इस्तेमाल करके। इस बार भी उसने सब कुछ अपने हक में कर रखा है। रेस के दौरान बियांका की टीम का एक सायरन अपनी ताकत से वैम्पायर की कश्ती डबो देता है। जब वो वेंसडे की कश्ती की तरफ मुतवज्जे होता है तो वेंसडे बताती है कि उसने ये सोच रखा था। वो थिंग को हुक्म देती है कि जाल डाल दे। थिंग सायरन पर जाल डाल देता है और वो मुदाखिलत नहीं कर पाता। खतरा टल जाता है और वेंसडे की टीम दरिया पार कर लेती है। किनारे पर पहुंचकर वेंसडे अपनी टीम को कश्ती की हिफाजत का हुक्म देती है और खुद जंगल में झंडा
लेने चली जाती है। इधर एनिट थिंग की मदद से लड़कों को मशगूल करती है। जैसे ही वो कश्ती से हटते हैं, वो तेजी से कश्ती में सुराख कर देती है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। इधर वेंसडे झंडे तक पहुंचती है, मगर जैसे ही दीवार को छूती है, विजन आता है। बिल्कुल उस जैसी लड़की कहती है, तुम ही असली चाबी हो। अगले ही लम्हे विजन खत्म हो जाता है। वेंसडे झंडा उठाती है और कश्ती की तरफ दौड़ती है। तब तक ज्यादातर टीमें आगे निकल चुकी होती हैं, मगर एनिट की खराबी की वजह से लड़कों की टीम फंस जाती है। अब सिर्फ बियांका और वेंसडे की टीमें मुकाबले में रह जाती हैं। वेंसडे अपनी कश्ती बियांका की तरफ मोड़ती है और कश्ती पर लगे हथियार से बियांका की कश्ती में सुराख करने की कोशिश करती है, मगर बियांका का सायरन साथी पानी के अंदर से कश्ती खींचने लगता है। आखिरी लम्हे में थिंग सायरन को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। रास्ता साफ होते ही वेंसडे की टीम बियांका की कश्ती पर हमला कर देती है, सुराख कर देती है और उन्हें मुकाबले से बाहर कर देती है। आखिर में वेंसडे की टीम सबसे पहले फिनिश लाइन पार करती है, पोकअप जीत लेती है और बियांका की चैंपियनशिप खत्म हो जाती है। जीती हुई टीम का जश्न शुरू होता है, मगर वेंसडे को कोई दिलचस्पी नहीं। वो चुपके से निकलकर एडगर एलन पो के मुजस्समे के नीचे बैठ जाती है। वहां बैठे बैठे उसकी नज़र मुजस्समे के हाथ में मौजूद किताब पर पड़ती है। हैरत की बात कि उस पर वही नाइट शेड्स की अलामत होती है। कुछ सोचने से पहले ही एनेड उसे घसीटकर जश्न में वापस ले जाती है। रात को वेंसडे चुपके से वापस पो के मुजस्समे के पास आती है। उसे याद आता है कि पो अपनी पहेलियों के लिए मशहूर था। वो ऊपर चढ़ती है और मुजस्समे के हाथ वाली किताब को देखती है। इंतहाई ज़हीन वेंसडे फौरन पहेली हल कर लेती है और समझ जाती है कि 2 बार उंगलियां बजानी हैं। जैसे ही वो ऐसा करती है, मुजस्समा पीछे हटता है और एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाकर वेंसडे नीली किताब पाती है जिसमें रोआन की माँ की ड्राइंग होती है। जब वो इसे गौर से देख रही होती है, अचानक कोई पीछे से आता है, उस पर स्याह कपड़ा डालता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है।